हेलो एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भानु प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 8 के क्लास 12 को देखेंगे और इसमें विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और भारतीय कृषि। डब्ल्यूटीओ में आप जानते हैं कि बहुत सारे विषय हैं, उसमें कृषि भी एक विषय है। तो कृषि में पर्टिकुलरली हम भारतीय कृषि के विषय में बात करेंगे और जैसे भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो विकासशील देशों का मामला इसी में इंक्लूड हो जाता है। और जैसे विकासशील देशों का मामला इंक्लूड होता है तो विकसित देश बनाम विकासशील देश वाला मामला भी आएगा या फिर विकासशील देश बनाम डब्ल्यूटीओ ये आएगा। तो खैर, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि के विषय को देखेंगे और डब्ल्यूटीओ समझौते को अपनाने के बाद भारतीय कृषि में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न हुए हैं और कौन कौन सी चैलेंजेस यानी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को देखेंगे और एक क्वेश्चन भी यहाँ होगा एमसीक्यू, वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि, इस पे बात करते हैं। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के क्रियान्वयन के बाद अब जानते हैं कि पहले गेट समझौता था, उसके बाद 1995 में जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ आया। तो उसके क्रियान्वयन के बाद विश्व के अधिकांश देशों में वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। उसको हम लोग पूरी तरह से एलपीजी कहते हैं। ठीक है, एलपी जो है वास्तव में जी के लिए है, यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए ही लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का वो सेटअप बनाया गया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मेन उद्देश्य था और ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो खैर हर एक क्षेत्र पे पड़ा, राजनीतिक क्षेत्र पे, सामाजिक पे, सांस्कृतिक पे, लेकिन उसका मेन जो उद्देश्य था वो व्यापारिक उद्देश्य था। किन के लिए? तो कहा तो जाता है कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए ग्लोबलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया, लेकिन वास्तव में पश्चिमी देशों की एक विशेष आदत रही है कि वो जितना खुद से करते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। एक प्रवृत्ति उनकी रही है कि दूसरा कोई अगर कर रहा है तो उसको लूट के अपने में ले आए। ये हमेशा से हमने देखा है, अंग्रेजों के टाइम में भी ये था। भारत जैसे देशों की ये प्रवृत्ति नहीं रही है। सकारात्मक और नकारात्मक लोगों का जो अंतर होता है वही भारत और जो पश्चिमी दुनिया है, या भारत के अलावा आप पूरे एशिया को ले सकते हो, तो एशिया में भी लगभग यही प्रवृत्ति रही कि खुद से करना है। ठीक है, जो कुछ करना है खुद से। लेकिन यूरोपीय कंट्रीज के जो हैं देश, उनका ये है कि जो कर रहे हैं उनको किसी तरह से अब नियम, रूल, रेगुलेशन सब चीज बनाएंगे, उसके अंतर्गत जो है शोषण उनका करना स्टार्ट होगा। तो वैश्वीकरण भी अगर गहराई से विचार किया जाए, भारत सरकार भी इस बात को मानती है, स्वीकार करती है कि ये सिस्टमैटिक ढंग से एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पे जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, और अर्थव्यवस्था ऊपर से तो दिख रही है कि बहुत ही ग्रो कर रही है, लेकिन कई बार यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट विशेषकर रोजगार में और अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल नहीं रहा है। वास्तव में अर्थव्यवस्थाएं खोखली होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ और बाकी सब चीजें, इस तरह के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो होते ही होते हैं। खैर, तो वैश्वीकरण जो हुआ, तो वैश्वीकरण यानी एलपीजी, तो आप देखते हो 1991 में भारत में हो गया। वो वास्तव में डब्ल्यूटीओ के बनने के पहले बैकग्राउंड तैयार वहां कर दिया गया था। ठीक है, ताकि जो डब्ल्यूटीओ के प्रावधान है उसको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके, एक राजनीतिक रूप से भी इसको स्वीकार बनाया जा सके। लेकिन इस संगठन के सदस्य देशों व गैर सदस्य देशों में वैश्वीकरण के लाभ हानि को लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है। एक और बात है कि चूंकि अधिकतर जगह में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, कई बार जो है इसकी सरकार होती है, उसकी सरकार होती है, तो बहुत सारे वैश्विक मुद्दे ऐसे हैं जिसपे एकमत नहीं हुआ जा सकता है। कई बार नेताओं की खरीद फरोख्त भी होती है, उसको लाभ अलग से भी पहुंचाया जाता है। इस कारण भी आप देखोगे कि जो वैश्विक मुद्दे हैं कई बार वो भारत के अगेंस्ट भी अगर हो तब भी नेतागण खुल के बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए दूसरे मुद्दे बहुत ही प्रभावी हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, उनके हाथ में कई बार वो खिलौने भी बन जाते हैं। तो कई बार तो स्पष्ट दिखता है कि इस चीज का हानि है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए दुविधा का सिचुएशन बना रहता है, क्योंकि हानि है वो तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखता है लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जाता, कुछ लाभ के बारे में भी बता दिया जाता है। तो इस तरह से लाभ और हानि को लेकर दुविधा हमेशा बनी रहती है, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप अगर गौर से, गंभीरता से कोई भी एक सामान्य पढ़ा लिखा इंसान देखे तो उसको पता चल जाएगा कि डब्ल्यूटीओ आने के बाद हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या हुई। जो दिखावा वाला आंकड़ा है वो एक अलग विषय होता है। ग्राउंड लेवल पे क्या अंतर आया, हमारे संसाधनों में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, और भी अन्य जो क्षेत्र हैं उन सब पे अगर देखें तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, जो वैश्वीकरण या एलपीजी का लाभ है, जो वास्तविक लाभ है, वो किन के पास जा रहा है। हमारे देश में सोना
जो है वो बढ़ा है या घटा है, लोगों के घर में संपत्ति बढ़ी है या घटी है, ओवरऑल हर चीज को देखेंगे आप। संपत्ति का मतलब है कि आपके पास मोबाइल, टेलीविजन, फ्रिज हो गया, तो इसको संपत्ति ना मानना, वो रियल एस्टेट एक तरह से है भी नहीं। ठीक है, रियल में तो आपकी संपत्ति है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके पास सोना चांदी इस तरह के जो ठोस धातु हैं वो कितने हैं, आपके पास जमीन जायदाद बढ़ रहा है या घट रहा है, वट इस तरह की जो चीजें हैं, ये इससे संपन्नता का अनुमान लगाना चाहिए। ठीक है, और टीवी, फ्रिज और मोबाइल जैसी जो चीजें हैं वो सुविधा के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक तरह से जब आप उसको लेते हो तो आप पे बर्डन बढ़ता ही है ना। आपने टेलीविजन खरीदने का सोचा, उसमें आपको पैसा लगा, फिर कुछ समय के बाद फिर वो खराब होगा, फिर आप लोगे, तो बाजार उपभोक्ता एक तरह से आप बहुत अच्छे तो हो सकते हो, लेकिन आप संपत्ति के मालिक नहीं हुए। ठीक है, तो वैश्वीकरण के लाभ हानि को लेकर दुविधा बनी हुई है। डब्ल्यूटीओ में सबसे अधिक विचार विमर्श, आप डब्ल्यूटीओ में तो बहुत सारे समझौते हैं, लेकिन उसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है उसको लेकर के, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के जो प्रावधान हैं उसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं। पीछे भी क्लासेस में हमने देखा था, एग्रीकल्चर का ही टॉपिक चल रहा है, क्योंकि टॉपिक हमारा वो है, इसलिए कुछ चीजें रिपीट आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जो है लगभग एक ही हमेशा होगा। भारत उन देशों का नेतृत्व कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि विकसित देश बनाम विकासशील देश, तो विकासशील देशों का जो पक्ष होगा, भारत जैसे देश उसका नेतृत्व करते हैं। तो जो डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधित महत्व पक्षपातपूर्ण प्रावधानों के विरोधी हैं, मतलब भारत या अन्य जो विकासशील देश हैं वो डब्ल्यूटीओ का जो कृषि से संबंधित पक्षपातपूर्ण रवैया है, प्रावधान, उसके विरोधी हैं। ठीक है, क्या क्या पक्षपातपूर्ण रवैया है? तो हमने देखा था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, खास करके जो सब्सिडी से रिलेटेड इशू था, आपने देखा था कि दो भागों में उसको डिवाइड किया गया था, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी, नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। और जो भारत या अन्य विकासशील देश देते हैं वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाला या फिर नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाला, तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग वाला यानी व्यापार को विरूपित करने वाला सब्सिडी, ऐसा डब्ल्यूटीओ मानता है कि व्यापार को विरूपित करने वाला सब्सिडी देते हैं, इसको लिमिटेड करने की आवश्यकता है। जबकि पश्चिमी देश क्या करते हैं कि उस श्रेणी में बहुत सारे सब्सिडी, बहुत सारे लाभ अपने किसानों को पहुंचा रहे हैं, जिसको डब्ल्यूटीओ नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कहता है। तो ये मतलब क्या है, पक्षपातपूर्ण है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया गया, उस तरीके को कहा गया कि नहीं भाई ये व्यापार को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जैसे देशों को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे भारत जैसे देशों का व्यापार तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो किसानों को एक दूसरे रूट से बेनिफिट पहुंचा दिया गया, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, सामान का मूल्य है, वो घट जाएगा, सस्ते दर पे अपने सामानों को विश्व व्यापार में बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे पक्षपातपूर्ण जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसका भारत और अन्य विकासशील देश क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन भारत से एक और बात अब यहाँ एक हो गई, चूंकि हम डब्ल्यूटीओ या फिर 1991 का जो एलपीजी है, इन सब के प्रावधानों में ऐसे उलझ गए हैं, इस तरह से उलझ गए हैं कि हमें अपने एग्रीकल्चर का जो एक तरीका है उसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है। हमारी एग्रीकल्चर जो कि हमारी संस्कृति का पार्ट है, और हर एक जगह की संस्कृति का पार्ट है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर व्यापारिक कंपनियों की गुलाम हो गई, उनके इशारे पे नाचने लगी, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हर एक व्यक्ति के भोजन का सवाल है। तो वर्तमान में यही हो रहा है कि हजार तरह के प्रावधानों के कारण हमारी जो कृषि है, हमारा कृषि कार्य जो है, उसको उद्योग में परिवर्तित किया जा रहा है धीरे धीरे। इसको तो कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो सामान्य किसान जो है अपने हिसाब से, अपने प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से उत्पादन करे। ठीक है, स्थानीय स्तर पे उत्पादन, उसका उपभोग हो, मामला खत्म हो गया। ठीक है, यही तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र यानी अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था। लेकिन यहाँ धीरे धीरे उद्योग में परिवर्तित किया जा रहा है, बहुत सारे किसानों के द्वारा, कृषि संगठनों के द्वारा, बहुत सारे एनजीओज के द्वारा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ठीक है, बुद्धिजीवियों के द्वारा इस बात का विरोध भी किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पूरा तंत्र चूंकि पूंजीपतियों के हाथ में, पश्चिमी देश के जो एजेंट्स हैं उनके हाथ में है, इसीलिए खुल के कोई भी बोल नहीं पाता है, और जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। जैसे अभी एक नया टर्म आपने सुना होगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर या स्मार्ट फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्मार्ट फार्म का बनाया गया। तो आप इस तरह का स्मार्ट फार्म जो कि स्मार्ट रूप से कंट्रोल होता है, स्मार्ट रूप से इसकी मॉनिटरिंग होती है, स्मार्ट रूप से इसकी प्लानिंग होती है, तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, यानी कि पूंजी इतना ज़्यादा इसमें लगेगा, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा लगेगा कि सामान्य किसान तो इसको कर ही नहीं पाएगा। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वही फिर इसको करेंगे, इसका फायदा भी उन्हीं को मिलेगा, है ना। तो ये भी एक गंभीर चुनौती का विषय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का परिवर्तन लाया जा रहा है, इसीलिए भारत जैसा देश इससे अछूता नहीं रह सकता है।
तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता है, वो तो हम आगे देखेंगे। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों को अपनाने के बाद विभिन्न देशों के समक्ष संभावना और चुनौतियां दोनों हुई हैं। अब हम लोग अपॉर्चुनिटी और जो चैलेंजेस हैं दोनों को देखते हैं, फिर देखते हैं निष्कर्ष पे बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। संभावनाओं पे पहले बात करेंगे। तो देखो, जो पहला दस्तावेज था उरुग्वे दौर का जो बातचीत, उसके पहले भी हुआ था 1995 के पहले, उसके बाद भी हुआ उरुग्वे दौर का जो दस्तावेज हुआ, बातचीत हुआ, जो दस्तावेज के रूप में आया, उसको तैयार किया था विश्व बैंक ने, गेट ने और ओईसीडी ने। ठीक है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से जो है ये तैयार किया गया था। इस संयुक्त दस्तावेज में डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों का विश्व व्यापार पर तथाकथित सकारात्मक प्रभाव जो देखा गया उसको यहाँ बताया गया इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये 10 साल के दौरान जो उरुग्वे दौर की बातचीत हुई, ठीक है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। उस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों का विश्व व्यापार पे क्या क्या फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ तथाकथित वर्ड, जिस किताब को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ तो उसमें ये वर्ड डाला गया था, मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला है, कि तथाकथित, सो कॉल्ड, कि सकारात्मक प्रभाव तो है लेकिन ये सो कॉल्ड है, यानी कि वास्तव में सकारात्मक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डाटा दिए गए, उस डाटा को हमें यहाँ देखना है। तो 2005 तक विश्व के वस्तुगत व्यापार में 745 अरब डॉलर की वृद्धि का अनुमान था, यानी वस्तुगत व्यापार में वृद्धि हुआ। और वस्तुगत व्यापार में भी अधिकतर वस्तुएं जो है कृषि क्षेत्र की थी, तो व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। अब सवाल ये उठता है, जैसे मेरा जो अपना पर्सनल मानना रहता है, मेरा जो अपना इकोनॉमी का अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं जो समझता हूँ, इकोनॉमी जितनी सिंपल होगी, अर्थव्यवस्था जितनी सिंपल होगी, संपन्नता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इकोनॉमी जितनी ही कॉम्प्लेक्स होगी, संपन्नता मतलब विपन्नता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था जितनी सिंपल होगी, संपन्नता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, विपन्नता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में अर्थव्यवस्था कॉम्प्लेक्स है या फिर अर्थव्यवस्था सिंपल है, तो आप सामान्य रूप से समझ सकते हो। आप भी इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आता होगा, बहुत सारी टेक्निकल बातें इतनी सारी रहती है कि हमें समझ में नहीं आती हैं। जबकि भारत को तो सोने का शेर कहा जाता था, चिड़िया लोग कहते हैं, मैं शेर कहता हूँ। तो भारत तो सोने का शेर था। जब भारत सोने का शेर था, लेकिन उस समय क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कॉम्प्लेक्स थी या बहुत सिंपल थी? तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सिंपल थी। पश्चिमी देशों के हाथ में जाने के बाद अर्थव्यवस्था कॉम्प्लेक्स हो गई। उस कॉम्प्लेक्सिटी का नतीजा ये हुआ कि हमारी विपन्नता बढ़ती चली जा रही है। भुखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, निर्धनता की समस्या सामान्य हो गई है। पहले गांव-गांव में महिलाएं जो है बहुत सोना चांदी लदा हुआ रहता था उनके शरीर पे। कितने सोने चांदी आप लोगों के पास है? एक सोना का चैन भी पहन ले तब भी लोगों को लगता है अच्छा सोने का चैन पहना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में संपन्नता घटी है। ठीक है, सोना हमारे यहाँ का एक कल्चर था। सभी गरीब से गरीब व्यक्तियों के पास भी मवेशी हो गए या फिर खेत जमीन जायदाद कहते हैं ना, कि बहुत सारे हुआ करते थे। तो हमारी विपन्नता इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था में हम फंस गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ दिखाया तो गया है कि अर्थव्यवस्था क्या हो गई है, मतलब व्यापार बढ़ा है, बट व्यापार किनके फेवर में बढ़ा है ये महत्वपूर्ण है ना। अगर अमेरिकी जो व्यापारी हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा अपना अनाज बेच पा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था तो दिखेगी कि बढ़ गई, मतलब वस्तुगत व्यापार दिखेगा कि बढ़ गया। लेकिन वस्तुगत व्यापार बढ़ा किसके फेवर में, उससे फायदा किसको हुआ, वो उस गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि पश्चिमी देशों को फायदा हुआ और पश्चिमी देशों के फायदे को विश्व का फायदा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक गड़बड़ बात है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, ये भारत का अपना एक संगठन है, परिषद है, काउंसिल है, इकोनॉमिक रिसर्च काउंसिल इसमें लिख दो, ये काउंसिल यहाँ छूट गया है। परिषद के सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था पर डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों की चर्चा की गई। अब ये भारतीय संस्था है, लेकिन यहाँ भी आप देखोगे कि डब्ल्यूटीओ का जो प्रभाव है उसको पॉजिटिवली यहाँ लिया गया। तो कई बार क्या होता है कि भारत में भी बहुत सारे संस्थान जो चलते रहते हैं उस पे काम करने वाले लोगों पे, उस पूरे संस्थान पे कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव भी कई बार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो चीज़ें चल रही हैं उसके फेवर में भी लिखने का दबाव होता है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल ढंग से देखेंगे, बाकी हमें एग्जाम में भी तो न्यूट्रल ही लिखना पड़ता है। तो डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के लागू होने पर भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। खाद्यान्न, खास करके गेहूं और चावल के व्यापार का अनुमान जो है लगभग 270 बिलियन डॉलर लगाया गया, यानी कि कुछ चीज़ों का व्यापार हमारा, खासकर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा और उत्पादन के साथ साथ निर्यात भी बढ़ा है। विश्व की खाद्यान्न आपूर्ति में होने वाली वृद्धि का 80 से 90% भारत और चीन से आएगा। ये एक चुनौती टाइप का ये पॉइंट है कि भारत और चीन, आप जानते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, जमीन भी इसके पास ठीक ठाक ही है, वैसे पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा है,
ठीक है। बावजूद जो विश्व की खाद्यान्न आपूर्ति है उसमें भारत और चीन का बहुत बड़ा योगदान है, 80 to 90%, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत की तैयारी चूंकि अच्छी नहीं है, तो इस अवसर का लाभ चीन उठा सकता है। तो ऐसा इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, इस परिषद के ये सर्वेक्षण में, कि भारत को चाहिए कि उसके लिए तैयारी करे। एक तरह से चुनौती के रूप में यहाँ बताया गया है। सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र की तैयारी के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, और जो कुछ सुझाव दिए गए उसका एक परिणाम द्वितीय हरित क्रांति भी थी, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें कई सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। कभी एक सेपरेट क्लास इस पे लिया जा सकता है कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, या ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होगा, प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी फोकस किया, कई सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर को एक फिर से बूम प्रदान किया जा सके। सर्वेक्षण में आगाह किया गया कि यदि भारत अपनी कृषि तैयारी पर सही ढंग से ध्यान नहीं देता है तो वह विश्व में कृषि उत्पादों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर हम कृषि क्षेत्र पे ढंग से फोकस ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा उत्पादन अगर घटेगा तो हमें दूसरे देशों से क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा अनाजों को। ऐसा होता था हरित क्रांति के पहले, जो है बताते हैं कि हमें अमेरिका से खाद्यान्न को आयात करना पड़ता था। लेकिन इसमें एक और बात है, जो मतलब अगर वास्तव में उसको क्रिस्टली क्लियर किया जाए, उसका डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो हमारे यहाँ अनाज की कमी थी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अकाल वगैरह पड़े थे और वैसा होते रहता है, अभी भी भूखमरी है, लोगों में कुपोषण है। लेकिन हमारा जो अनाज था ना, वो एकदम से शुद्ध, जो प्राकृतिक तरीके का हो सकता है, परमेश्वर ने जिन बीजों को बनाया उन बीजों से जो स्वास्थ्यप्रद अनाज जो हो सकता था। फिर बहुत सारे अनाज, सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं। तो हमारा कृषि का पैटर्न वास्तव में बहुत अलग था। लेकिन यहाँ जो बातें करी जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि भारत अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाए, लेकिन इसमें साथ साथ अपने तरफ से अगर जोड़ना है तो ये जोड़ सकते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़े तो साथ ही साथ ये हो कि कृषि का जो इनपुट है, मतलब जो उसमें जो आगत है, जो धन लग रहा है किसानों का, वो न्यूनतम हो। अगर मान लो कि हमने ऐसे एक एग्रीकल्चर पद्धति को फिर से प्रमोट किया इन डरों के माध्यम से कि भाई अगर हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो हम सबसे बड़े आयातक हो जाएंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, वट एवर, हमें इस बात पे वास्तव में फोकस करने की आवश्यकता है कि उत्पादन तो बढ़े, लेकिन उत्पादन के साथ साथ ये विशेष रूप से ध्यान रहे कि किसानों का जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो घट जाए, इनफैक्ट खत्म हो जाए। तो इसके लिए एक वर्ड है जीरो बजट फार्मिंग। जीरो बजट फार्मिंग आप सब लोगों ने सुना है। तो जीरो बजट फार्मिंग का मतलब ये है कि किसानों को अपने तरफ से कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं डालने की आवश्यकता, उसका अपना पैसा कुछ खास खर्च नहीं होगा। बहुत अच्छी पद्धति है, करना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होगा। एक पद्धति कई बार मैंने बोला है, गौ आधारित पद्धति। तो गाय जो है वो एग्रीकल्चर का ही एक तरह से क्या है, एक सपोर्टिव सिस्टम हो सकता है कि आप गाय पाल रहे हैं। और गाय में लोग क्या किए गलती से, वहाँ भी श्वेत क्रांति के कारण गड़बड़ियाँ हुई कि गाय को एक इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि ये जो देसी नस्ल की गायें हैं, बहुत सारी नस्ल की गायें हैं, ये सिर्फ इसका दूध कम होता है। लेकिन अरे ये मूर्खतापूर्ण बात हुई कि सिर्फ दूध के लिए उसका आकलन किया जाने लगा, जबकि किसी गाय का अगर मूत्र भी, अमेरिका की कंपनी ने संभवतः 3 पेटेंट गौमूत्र पे ले रखा है। तो क्यों ले रखा है? तो जिस जानवर का गौमूत्र तक इम्पोर्टेंट है, उसका गोबर तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूरा तो पंचगव्य यानी पांचों उसका जो पदार्थ है सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब 2 तो गोबर और गौमूत्र हो गए, फिर दूध और दूध से बने अन्य जो प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के पांचों प्रोडक्ट, पंचगव्य इसका इतना इंपॉर्टेंट है उसको औषधि के रूप में, और इतनी बड़ी औषधि है कि उसको धार्मिक रूप से उसको महत्व दिया जाने लगा। तो जब इतना महत्वपूर्ण है तो उस गाय को कैसे खत्म कर दिया गया? उत्तर भारत में बहुत जगह में जो है गायें खत्म, पूरे भारत में जो है, जो कुछ ही लोग जो है अब उसको फिर से रख रहे हैं, गौशालाएं आधुनिक तरीके से बना रहे हैं। बाकी हर जगह मिक्स ब्रीड या फिर जर्सी ब्रीड को फैलाया गया, और उसका ना तो बैल काम का है, ना तो जो है वो उसका दूध काम का है, कोई चीज़। गोबर और गोमूत्र तो उसका मानव के मल से भी खतरनाक है। तो कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ पश्चिमी देशों के द्वारा बताए गए तरीकों पर ही अपने चीज़ों को नहीं ले जाना है कि हरित क्रांति कर देना है, श्वेत क्रांति कर देना है। ठीक है, क्रांति तो करना है, लेकिन क्रांति ऐसा करना है जिससे ओवरऑल फायदा हो, तत्कालिक फायदा ना दिखे। ठीक है, इस तरह की क्रांति करने से हो सकता है कुछ नेताओं का जेब गर्म हो जाता होगा कि पॉलिसीज को जो बनाएंगे उनको फायदा कई बार हो जाता होगा, ठीक है ना। भ्रष्टाचार तो भारत जैसे देशों में होता ही है, वैसे हर जगह होता है। तो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इस बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनपुट कॉस्ट किसानों का बढ़े ना, बल्कि घटे, जीरो हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
लेकिन वास्तव में विश्व बाजार भारत के कृषि उत्पादों या वस्तुओं की मांग को 2025 के बाद, अब फिर वही है कि एक तरह से डराने की बात बार बार इस सर्वेक्षण में की गई है कि भारतीय जो उत्पादन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम सस्ते आयात हमारे यहाँ आने लगेंगे, तो भारतीय एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा। इनफैक्ट 2025 के बाद तो इतनी डिमांड अपनी हो जाएगी कि हम अगर मंगाना भी चाहें तब भी मंगा ना सके। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, एक लाइन यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, कि भविष्य में भारत ही भारत के कृषिगत उत्पादों की मांगों को पूरा कर सके, विश्व बाजार नहीं। ठीक है, तो फिर वही बात है कि हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है, हॉलिस्टिक पॉलिसी की आवश्यकता है। जब तक हॉलिस्टिक पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, गौपालन और कृषि दोनों को ऐड किया जाए, फिर कृषि को इस तरह से बनाया जाए कि उसमें इनपुट कॉस्ट किसानों का ना लगे। अब सोचने वाली बात है कि अभी ऐसे उत्पादन को हम खा रहे हैं और किसान उपजा रहे हैं कि उससे कैंसर तक बीमारियां हो रही हैं, घुटने का दर्द और 1000 तरह की बीमारियां, तो अलग बात है। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। ठीक है, अगर उत्पादन कम भी हो रहा है, हो सकता है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ जाए, हो सकता है कि उत्पादन थोड़ा महंगा भी हो रहा है। ठीक है, जब उत्पादन कम होगा तो उसकी महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उस महंगाई का, जैसे मान लो कि 100 रुपये में 10 किलो कुछ अनाज कोई भी मिल रहा है, अब हो सकता है कि 100 रुपये में 9 किलो ही अनाज मिले। वैसे मिलता नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो खेती करते हैं उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ 9 किलो ही मिले। लेकिन उस 9 किलो से बहुत सारी बीमारियां तो नहीं होंगी। बीमारियां नहीं हुई तो पॉकेट पे एक्स्ट्रा खर्च जो बीमारियों का आ रहा है वो नहीं होगा। लोग बीमार नहीं होंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता, उस व्यक्ति की उत्पादकता, ठीक है, उसकी श्रम करने की क्षमता वो भी बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच को, भारत को भारतीय तरीके से ही फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर पश्चिमी देशों के मॉडल पे हम चलते रहें तो 1000 तरह की समस्याएं तो आ ही रही हैं और बढ़ सकती हैं। तो चलिए, अब हम लोगों ने अभी तक तो बात किया कि भारतीय कृषि के सामने क्या क्या जो है संभावनाएं थी डब्ल्यूटीओ के आने बाद। चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ 5 चुनौतियों के बारे में उल्लेख किया गया है। 5 को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। ये पहला सेक्शन हो गया जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित तैयारी, निवेश और पुनर्संरचना से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये वाला जो सेक्शन है ये डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वास्तव में डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के बाद विशेष करके और ज़्यादा तरीके से हमारी कृषि में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति देखेंगे उसका भी बड़ा रोल रहा है। तो फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करने की आवश्यकता है, इसमें अलग से फिर से तैयारी, निवेश और पुनर्संरचना की आवश्यकता है। तो देखते हैं इन 5 चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात तो है आहार की आत्मनिर्भरता। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का तो मतलब ही हो गया कि फ्री एंड फेयर एक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए कि हर एक देश का उत्पाद जो है हर एक देश में जा सके, इस तरह की व्यवस्था, फेयर मतलब भेदभाव रहित। तो वैश्वीकरण के कारण अपेक्षाकृत सस्ते खाद्यान्न का आयात हो सकता है। अब यहाँ वैश्वीकरण क्या हो गया, तो देखो वैश्वीकरण और डब्ल्यूटीओ दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। डब्ल्यूटीओ का ही एक पार्ट है वैश्वीकरण। वैसे वैश्वीकरण पहले आया, डब्ल्यूटीओ बाद में आया, लेकिन उसी की तैयारी थी, मैंने पीछे बताया आपको। तो वैश्वीकरण के कारण अपेक्षाकृत सस्ते खाद्यान्न का आयात हो सकता है। अब उस आयात से क्या होगा, अब सस्ते का आयात हो रहा है तो किसान क्या करेंगे कि खाद्यान्नों का उत्पादन छोड़ करके वो व्यावसायिक फसल के उत्पादन में लग जाएंगे, या फिर जो ज़्यादा लाभकारी फसल है चाहे खाद्यान्न क्यों ना हो तो उसकी तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा जो खाद्यान्न से अगर हम व्यावसायिक फसलों की तरफ चले जाते हैं तो क्या दिक्कतें होंगी। व्यावसायिक फसलों की तरफ जाने से हमारी विश्व बाजार पे निर्भरता हो सकती है। तो पीछे आपने देखा था ना कि 2025 तक अगर ऐसा होता है तो विश्व बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की स्थिति जो अभी हम लगभग प्राप्त कर चुके हैं उससे हम भटक भी सकते हैं। ठीक है, मतलब विश्व बाजार पे हमारी निर्भरता किसी अन्य देश पे निर्भरता हो सकती है। दूसरी बात मूल्य स्थिरता को लेकर के, यानी प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के। फिर वही बात है कि अगर विश्व बाजार पे हम निर्भर होंगे तो जो प्राइस कंट्रोल हम खुद नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो भी शक्तियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन जो है या माहौल है उसके अनुसार प्राइस में जो ऊपर नीचे आएगा, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अलावा अन्य देशों के द्वारा जो अपने अधिशेष हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर हमारी निर्भरता हो जाती है तो कई बार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय रूल कुछ इस तरह से हमारे अगेंस्ट भी बन सकते हैं कि किसी देश का सरप्लस हुआ तो वो भारत जैसे देशों में क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो डंपिंग की समस्या एक उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट बात है कि फसल जो प्रतिरूप है यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें भी डिस्टरबेंस आ चुका है। इनफैक्ट आगे आएगा ऐसा नहीं, आ चुका है।
तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और आगे और इस चीज़ को फेस करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसको देखो, इसको मिलेट्स कहते हैं, ये मोटे अनाज इसको कह रहे थे, अभी इसको श्री धान्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? श्री धान्य या धान्या कहा जा रहा है, ठीक है, श्री धान्य। प्रधानमंत्री ने भी इस वर्ड का उच्चारण किया, श्री धान्य। 2024 फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है। तो पहले इसी तरह के मोटे अनाज जिसको भी कहा जा रहा है ना, वो वास्तव में एक तरह से इसको मतलब जो इस तरह के अनाजों को खा रहे हैं उसको गरीब घोषित कर दिया गया, दलित घोषित कर दिया गया, खराब घोषित कर दिया गया। ये तो ऐसे ही है ना। जो गेहूं और चावल खाए वैसे परिवारों को ज़्यादा अच्छा माना जाने लगा, ठीक है। एक पूरा माहौल बनाया गया, टेलीविज़न में उसका प्रचार, टीवियों में, है ना, हर जगह जो है, फिल्मों में। जैसे फिल्मों में आप देखोगे कि जो भोजन लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहानी में होगा कि ज्वार बाजरा रागी कोदो ये सब खा रहे हैं, ठीक है। चावल और गेहूं ही खाते हुए दिखाते हैं। कभी भी ये नहीं दिखाया जाएगा कि वहाँ कोई जो गौपालन कर रहा है तो देसी गौपालन कर रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जानबूझ के एक पूरा इकोसिस्टम बनाया था, हमारे दिमाग के कण कण में वो जो है वो प्रवेश, नस नस में वो प्रवेश कर जाता है कि जो ये बताना चाहते हैं ना। तो पहले इस तरह के अनाजों का हम उपयोग करते थे, स्थानीय तौर पे ये उत्पादित होते थे, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग अनाज शरीर के लिए बहुत ही मजबूत होते थे। जैसे बाजरा है, तो बाजरा शब्द ही बना है वज्र से, कि उसको जो खाएगा उसका अंग प्रत्यंग वज्र की तरह हो जाएगा। लेकिन बाजरा कितने लोग आप खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, ठीक है, लोग खाना छोड़ दिए। अब जब खाना छोड़ दिए तो अलग तरीके से इसका नामांकन फिर किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका नामांकन हो रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। और प्रमोशन, अब तो गांव-गांव में तो लोग इसका उत्पादन करेंगे नहीं, अब स्पेशल तरीके से इसका उत्पादन करके इसका वाणिज्यिकरण, यानी कि इसका कॉमर्शलाइजेशन आप किया जाएगा। पैकेट्स में 1-1 किलो का जो अनाज है, उसका जो चाहे आटा है या फिर पूरा अनाज है, बहुत बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं, गेहूं और चावल से बहुत महंगे बिक रहे हैं। तो पहले इन सबको प्रमोट किया जाना, उसके बाद फिर लगा कि इसका मार्केट अब खत्म हो गया तो इसको फिर से प्रमोट किया जाना। तो इस तरह से कॉमर्शलाइजेशन जो हो रहा है इसका बड़ा ही नुकसान है। क्या नुकसान है? तो पहली बात तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ा नुकसान है। उपभोक्ताओं के लिए ये नुकसान है कि ये गेहूं और चावल जो है ये हमेशा बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। खास करके गेहूं तो उतना उपयोगी कभी भी नहीं बताया गया। भारतीय संस्कृति में गेहूं का इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ, चावल का महत्व है, चावल को महत्व दिया गया है हमेशा, ठीक है। लेकिन चावल की जो नई नई किस्में आ गई हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, वो फिर समस्याएं हैं। फिर चावल का उत्पादन इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि उससे जल, जो ग्राउंड वाटर है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। ये सब जो अनाज थे इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ये पोषक तत्वों से भरपूर थे, पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, हर एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। तो खैर, यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न की बात की जा रही है कि कुछ ही अनाजों को जब हम उगाएंगे तो जो क्रॉप का एक पैटर्न है कि मल्टीग्रेन क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए, उससे हम क्या हो गए कि मतलब कुछ ही फसलों पर हम केंद्रित हो गए, उससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने। पर्यावरणीय समस्या या पारिस्थितिक समस्या कैसे हो सकती है? मान लो कि आप पंजाब जैसे इलाके में या ऐसे इलाके में, मान लो महाराष्ट्र जैसे इलाके में आप गन्ना का उत्पादन करते हो, ठीक है, चावल का उत्पादन करते हो, तो वो तो पानी की कमी वाला एरिया है, वहाँ पानी की कमी वाला एरिया, वहाँ गन्ना का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहाँ तो समस्या और बढ़ेगी, वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह की समस्या। कमजोर वर्ग की बात, तो जो WTO के प्रावधान है या वैश्वीकरण के प्रावधान है, उसमें आप देखो कि पूरी तरह से बाजार आधारित है, मार्केट बेस्ड है। इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है, पूरी तरह से व्यावसायिक तरीके से चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है। जो कमजोर वर्ग है वो इस चीज़ को कर नहीं पाएगा। एक सामान्य गांव का किसान है, वो स्मार्ट एग्रीकल्चर कहाँ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। या स्ट्रेटजी नहीं बना पाएगा, पूंजी नहीं लगा पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि वैश्वीकरण या WTO के इस सिस्टम में वो फिट नहीं बैठ पाएगा, तो वो और ज़्यादा कमजोर 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 होता ही चला जाएगा। तो ऐसे समूह केवल उपभोक्ता होकर के रह जाएंगे और उत्तरोत्तर कमजोरी का कारण बनेगा इनका, ठीक है। अब एक बात आप गौर करोगे कि जो जितना बड़ा उपभोक्ता, उसको उतना भी ग्लैमराइज किया जा रहा है, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। अगर आप उपभोक्ता, उत्पादन नहीं करते, सिर्फ उपभोक्ता हो, ठीक है। आप सब्जी, पहले सब्जियां बिकती नहीं थी मार्केट में उतनी, थोड़ा बहुत बिकता होगा, लेकिन अब सब्जियों का देखो कि सब्जियां आपको कुछ भी खरीदना है तो मार्केट पे ही निर्भर। पहले क्या था कि हर एक व्यक्ति के पास इतना जमीन तो होता ही था कि अपने लिए सब्जी वगैरह उत्पादन कर सके, और हर एक जगह के लिए अपना अपना फल भी होता था। उत्तर भारत में जैसे मान लो अमरूद है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में मान लो कि बहुत सारे तरह के सेब से लेके 1000 तरह के फल होते थे, तो कोई भी फल और सब्जियों को खरीदता नहीं था। अनाजों का अपना मंडियाँ हुआ करती थी, लेकिन फल सब्जी के लिए तो नहीं होता था। अनाज भी लोग गाँव में ही खरीदते थे या खुद से उत्पादन करते थे।
तो हर एक व्यक्ति को उपभोक्ता अगर बना दिया जाए तो उसकी कमजोरी का ही कारण बनेगा अगर वो उत्पादक नहीं है। पहले क्या थे कि जितने भी व्यक्ति हैं सब जो है उपभोक्ता अगर हैं तो उत्पादक भी है, किसी ना किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। तो हमें इस सिस्टम को फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता। दूसरा सेक्शन जो है वो WTO से रिलेटेड। तो WTO से रिलेटेड जो प्रावधान है, जो भारत का कमिटमेंट है, कटिबद्धता है, इसके बारे में हम लोग बात तो कर चुके हैं। वही सब्सिडी वाला जो बात कर रहे थे, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स, इस तरह पे हम लोग बात किए थे, ठीक है ना। उस क्लास को आप देखेंगे तो आपका क्लियर होगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ कि दो तरह का चुनौती है WTO के से रिलेटेड। पहली बात तो देखिए, भारत की कुछ समय निर्धारित यानी टाइम बॉन्डेड और बाध्यकारी क्या है, कटिबद्धताएं हैं, कमिटमेंट्स। समस्याओं को यहाँ दो भाग में रख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि WTO ने भारत और अन्य जो विकासशील देश हैं इसके लिए सब्सिडी की अपनी सीमाएं लगा रखी हैं, चाहे वो इनपुट सब्सिडी हो या फिर जो है MSP जैसा चीज हो, ठीक है। तो जैसे 10% की सीमा है विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए 5% की सीमा है। ये 10% और 5% वाली बात जो है एक दो क्लास पीछे जब जाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ बस ये समझ लें कि WTO के द्वारा निर्धारित जो सब्सिडी की सीमा है विकासशील देशों के लिए 10%, वो हमारे कृषकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, इवन हमारे जो संप्रभु हम एक राष्ट्र हैं तो संप्रभु निर्णय क्षमता के लिए भी क्या है, नुकसानदेह है, एक प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। एक तो ये बात होगी WTO से रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि जो विकसित देश हैं, मैंने पीछे भी कहा था कि जो विकसित देश हैं वो WTO के प्रावधानों के अंतर्गत ही कई तरह के सहायता अपने किसानों को पहुंचा देते हैं। अब किसानों को सहायता पहुंचाया जा रहा है और भारत जैसा देश किसानों को सहायता नहीं पहुंचा पा रहा है, तो क्या होगा। तो भारत जैसे देशों का जो मतलब कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्शन का कॉस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कॉस्ट, वो बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम क्या कर पाएंगे, compete नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम प्रतिस्पर्धी बन नहीं पाएंगे। तो वो बड़ी समस्या है। अब यहाँ समस्या की बात तो हमने कर लिया, अब जो है समाधान की बात करते हैं, सॉल्यूशन की क्या बात है, ठीक है। जो भी समस्याएं हैं उसके संदर्भ में उसके रिगार्डिंग समाधान की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि WTO के प्रावधानों को भारत या अन्य जो विकासशील देश हैं इसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। अगर हम इसको अनुकूल नहीं बना सके अपने अनुकूल, तो फिर ये समस्याएं बरकरार रहेंगी, ठीक है। तो सभी विकासशील देशों को एकजुट होकर के ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए, प्रतिस्पर्धी बनाए, ध है यहाँ, गलती से वहां लिखा गया था। तो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। जब तक प्रतिस्पर्धी नहीं बनाएंगे तब तक जो है काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मानक का क्या मतलब हुआ, पीछे क्लासेस में शायद पिछले क्लास या उसके पिछले क्लास में भी 12वां क्लास है, तो शायद 10वें क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक प्रावधान है, उसको SPS मेजर्स कहते हैं, या स्वच्छता व पादप स्वच्छता उपाय, SPS मेजर्स। तो इससे रिलेटेड जो भी ये चीजें हैं, इसके कारण क्या होता है कि पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन आदि, वो क्या करता है कि भारत जैसे देशों पर स्वच्छता या पादप स्वच्छता या उसका जो जीवन है उससे रिलेटेड कुछ आरोप लगा देते हैं कि यहाँ का जो मानक है हेल्थ से रिलेटेड और अन्य चीज़ों से रिलेटेड, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। तो हमें उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात है कृषि क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का उपयोग, इन सब का भी उपयोग करके हमें अपने कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये सब सही है, लेकिन स्थानीय स्तर पे भी प्रमोट करने की आवश्यकता है और स्थानीय स्तर पे जितने स्थानीय संसाधन है उसकी सहायता से प्रमोट किया जाए, ठीक है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता है जिन चीज़ों को हमें मार्केट में बेचना है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन मान लो कि सभी किसान, हर एक गाँव के लोग अपने अपने लिए उत्पादन करने लगे, हर एक गांव में खुद अपना उत्पादन होने लगे, उसको मार्केट से खरीदने की आवश्यकता ना पड़ जाए। अगर इस तरह से स्वतंत्र हम गांव का मॉडल डेवलप कर सके, ठीक है, जो पहले से हमारे यहाँ है ही या था ही, अब थोड़ा सा उसका डिस्टर्ब हो रहा है कि गांव में भी अधिकतर चीज़ें लोग मार्केट से खरीद के ही खा रहे हैं, ठीक है, कृषि उत्पाद विशेष करके। तो अगर हम उसको रिवाइज फिर से कर सके कि नहीं भाई, हमें अपने गांव को फिर से रिस्टैब्लिश करने की जरूरत है और गांव में जो भी लोग हैं वो प्रयास करें कि अधिकतर चीज़ें, कम से कम 90% जो है उसी गांव में चीज़ें उत्पादन हो जाए। अगर इस तरह का भी कर सके तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे जो एक अत्यधिक दबाव है वो दबाव कम होगा, उसका भी प्रभाव हमें हमारे पर मिलेगा। दूसरी बात है, हरित क्रांति के बाद बृहत पैमाने पर अपनाए गए कृषि पैटर्न के अलावा प्राकृतिक कृषि। अब हरित क्रांति के बाद जो पूरे देश में, लगभग पूरे देश में एक ही तरह का पैटर्न अपनाया गया कि हर जगह जो है कुछ ही अनाजों को फोकस किया गया, जैसे खाद्यान्न में गेहूं और चावल को, इसी तरह से, ठीक है।
तो चीज़ों एक खास पैटर्न बन गया, गेहूं चावल हो गया बीज के रूप में, भाई गेहूं चावल है ना, ठीक ना, ये करना है। उसके अलावा क्या होगा कि फर्टिलाइजर होगा, पेस्टिसाइड होगा, तो हर जगह पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा, हर जगह ट्रैक्टर का प्रयोग होगा, हर जगह थ्रेसर का प्रयोग होगा, हर जगह ग्राउंड वाटर को खींचा जाएगा। तो इस तरह से एक खास मॉडल डेवलप हुआ, और ये मॉडल आप देखिए तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें पूंजी की आवश्यकता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है इस लाइन में कि ये जो पैटर्न अपनाया गया है, इस पैटर्न से इतर जो नेचुरल फार्मिंग है, देखिए दो तरह के फार्मिंग हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड बोला जा रहा है, एक नेचुरल फार्मिंग बोला जा रहा है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये अगेन एक मार्केट का ही प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आपको बहुत सारी चीज मार्केट से पहले खरीदने पड़ेंगे, इनपुट वाले चीज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेहतर विकल्प जो है प्राकृतिक कृषि आज के डेट में मानी जा रही है, यानी नेचर बेस्ड फार्मिंग, पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में किसी तरह का ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग होगा, तो मार्केट पर निर्भर रहना पड़ा, फिर खेत में आप कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ये आपको पता भी नहीं है ना। नेचुरल फार्मिंग में क्या होगा कि उसमें आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है, जैसे गौ अगर है तो उस गौ के गौमूत्र और गोबर का उपयोग, ठीक है, उसका उपयोग जब किया जा रहा है तो वो नेचुरल हुआ, पूरी तरह से मार्केट पे पूरी तरह से एकदम क्या हो गए, कट गए, ठीक है, लगभग मार्केट से कट के पूरी तरह से प्राकृतिक चीजें जो आपके पास उपलब्ध है उसकी सहायता से आप कृषि करते हैं। वो जो उत्पाद होगा वो भी ज्यादा उपयोगी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा बिकता भी है। आप जब पता लगाएंगे कि जो भी लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उसका उससे अगर आपको सामान खरीदना है तो बहुत ही महंगा बेचते हैं, और वो अपनी पूर्ति नहीं कर पाते, इतना ज्यादा डिमांड है। तो हमें प्राकृतिक कृषि पे भी फोकस करने की आवश्यकता है, जिससे कृषि कार्य कृषकों के लिए लाभकारी हो सके, ठीक है। क्यों क्यों लाभकारी हो पाएगा? क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो घट जाएगा या खत्म ही हो जाएगा, जीरो बजट फार्मिंग टाइप का कुछ होगा। इसके अलावा कृषि उत्पाद जो उपभोक्ताओं के लिए भी स्वास्थ्यप्रद हो पाएंगे। जैसे अभी जो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर 1000 तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, ठीक है। तो प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत जो चीजें उत्पादित होगी पूरी तरह से नेचर बेस्ड है, प्राकृतिक है, इसीलिए हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होगा, ठीक है, हमारी शक्ति प्रदान करने वाला होगा, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा। इसके अलावा ये जो कृषि प्रणाली है ये अर्थव्यवस्था के लिए भी सतत है। जैसे जो खास एक पैटर्न अपनाया गया था, कृषि पैटर्न हरित क्रांति के बाद, उसने भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर अगर आपने अपने खेतों पे डालना स्टार्ट करें तो कितने समय तक वो होगा, जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही दशकों के बाद बंजर हो गई है बहुत जगहों की जमीन है, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल तरीका है वो तो प्राकृतिक कृषि है, जो कि हजारों लाखों सालों से चलता आ रहा है। चलिए, आज का क्लास खत्म हुआ। टेस्ट योर सेल्फ, ये जो एक प्रश्न है ये मैंने टॉपिक बताया नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि WTO पे, तो WTO से रिलेटेड है, एग्जैक्टली इस चीज़ को मैंने नहीं बताया है। तो WTO संबंधित मामलों को देखने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सरकार में नोडल मंत्रालय कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद खोज के करेंगे। मैं एक हिंट कर देता हूँ बस, कि आपने सुना कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है ना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में चर्चा हमने पीछे किया था। तो आप ये पता लगा लेना कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत के कौन से मंत्री जाते हैं, ये भी एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब और कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जो क्लास है वो लगातार चलते रहेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।